एवरीवन। आज हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर के बारे में। तो फ्रोज़न शोल्डर पेनफुल और स्टीफ शोल्डर, बट क्या होता है नॉर्मल पेन और फ्रोज़न शोल्डर को लोग कई बार मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। तो फ्रोज़न शोल्डर अगर मैं प्योर फॉर्म में बताऊँ तो होता है कंधे का जाम होना। ठीक है, फ्रोज़न शोल्डर क्यों होता है? तो फ्रोज़न शोल्डर होने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है। तो कोई भी हमारी जैसे आपको कभी ज़ख्म हुआ हो, तो ज़ख्म होने के बाद क्या होता है, स्वेलिंग होती है ना, इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है और उसके ऊपर फिर स्कारिंग आने लग जाती है, जिसको खुराट बोलते हैं ना। स्कारिंग आने लग जाती है, उसके बाद में धीरे धीरे वो हार्डन होता रहता है और अंदर हीलिंग होती रहती है ना। जैसे स्किन पर अगर किसी को कभी खरोच लगी हो, सबको ही लगती है अपनी लाइफ टाइम में एक न एक बार, तो सबको पता है कि वो स्कारिंग आती है ब्लैक ब्लैक ऊपर, और धीरे धीरे वो छोटी होती जाती है, मतलब कि अंदर फाइब्रस डिपोजिशन होता जाता है और वापस से आपकी नॉर्मल स्किन उसको कवर कर लेती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। अब ये पूरी प्रोसेस मैंने बता तो इतनी इजीली ली, पर ये एक साथ नहीं होती है। ठीक है, इट विल टेक टाइम। तो अगर हम फ्रोज़न शोल्डर की बात करें तो सबसे पहले फ्रोज़न शोल्डर का कॉमन रीज़न हो सकता है डायबिटीज़। यस, डायबिटीज़ में बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि अगर डायबिटिक पर्सन की शुगर लेवल अप डाउन हुई, ज़रा भी अप हुई, और वो प्लस इनएक्टिव है, रेगुलर एक्सरसाइजेज नहीं फॉलो करता, तो उनका कंधा जाम होने के चांस बहुत जल्दी होते हैं। इवन तो पहले कोई उनको ट्रॉमा हुआ है नहीं हुआ है, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेकेंड चीज़ की हम जब बात करें तो इसमें होता है अपना कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव, मान लो कोई फ्रैक्चर हुआ था पहले आपको कभी कॉलर बोन में, मान लो आपको फ्रैक्चर हो गया, कॉलर ये वाली बोन, ब्यूटी बोन, इसमें कभी फ्रैक्चर हुआ और ये हील हो गया, लेकिन उस समय आपने फिजियोथेरेपी नहीं ली या फिर कोई एक्सरसाइज नहीं करी, तो धीरे धीरे आपका कंधा जाम हो जाएगा। या फिर कोई आपकी कैंसर की सर्जरी, जैसे ब्रेस्ट की सर्जरी आजकल बहुत कॉमन है कैंसर की, उसके बाद भी शोल्डर जाम हो जाता है ना। तो कोई भी सर्जरी जिसके बाद शोल्डर मूवमेंट में नहीं आया और वो जाम हो गया, तो वो उसको भी फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। अब उसके बाद थर्डली अगर अपन बात करें तो ये स्पोर्ट्स पर्सन की अगर बात करें तो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो कि ओवर ट्रेनिंग कर ली किसी रीज़न की वजह से, या प्रॉपर वार्म अप नहीं किया, ट्रेनिंग डिफ़ॉल्टेज रह गए, कुछ भी डिफ़ॉल्ट्स हो सकते हैं ट्रेनिंग में, या तो फिर वार्म अप टाइम मसल्स का प्रॉपर नहीं था, या फिर अचानक से कोई भी मान लो क्रिकेट हो गया तो अचानक से बॉलिंग झटके से कभी डालने में बॉल आ गई, और अगर आपकी मसल्स की वैसी कैपेसिटी नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो इट विल लीड टू फ्रोज़न शोल्डर इन लेटर स्टेज। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो गया। उसके बाद में देयर आर सो मैनी रीज़न्स। हार्मोनल रीज़न्स की अगर हम बात करें तो थायराइड हो गया। ठीक है, अब हार्मोनल रीज़न्स का मैं मेनली फीमेल्स के लिए अगर मैं बात करूं तो 40s और 50s में फीमेल्स में फ्रोज़न शोल्डर बहुत कॉमन हो जाता है, बिकॉज मेनोपॉज हो जाता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो गए, तो फ्रोज़न शोल्डर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। वैसे ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। और दूसरी चीज़ ये है कि डोमिनेटिंग हैंड में ज़्यादा कॉमन है ना, जिस हाथ से आप अपना काम करते हैं, आप लेफ्ट हैंडी है या राइट हैंडी, तो उसमें ये ज़्यादा होता है क्योंकि वही वर्क करने में आता है। उसके बाद में होता है पुअर स्लीपिंग पोस्चर। ठीक है, पोस्चर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सर्वाइकल वाले टॉपिक में। तो रात में जब आप सो रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये वाली पोजीशन लेके बहुत सारे लोग सोते हैं। तो अगर तो आप इनएक्टिव हो और आप ऐसे ही सो रहे हो रोज़, है ना, तो इसकी वजह से भी बहुत सारा को फ्रोज़न शोल्डर लेटर स्टेज में जाके हो जाएगा, जब आप बहुत टाइम तक ये सेम पोजीशन रखेंगे अपनी। ये होती है लॉकिंग पोजीशन। कोई भी जॉइंट की अगर आप लॉकिंग पोजीशन में उसको रखते हो तो उसकी स्टीफनेस में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मेरी फिंगर्स, हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि फिंगर्स ऐसे स्टिफ ज़्यादा होती है, ऐसे नहीं होती, क्योंकि ये इसकी अनलॉकिंग पोजीशन है और ये इसकी लॉकिंग पोजीशन, तो इसमें ये स्टिफनेस में यानी कि जाम होने में जाने के इसके चांस ज़्यादा है। अब उसके बाद में हुआ कि आपने क्या किया कि आपको स्ट्रोक हो गया, मान लीजिए जिसको लोग पैरालिसिस बोलते हैं, स्ट्रोक हो गया ब्रेन में,
और उसकी वजह से हाफ साइड की बॉडी या दोनों साइड की बॉडी पैरालाइज्ड हो गई, तो उसमें सबसे पहले जो होता है वो शोल्डर अफेक्ट होता है। शोल्डर की मसल्स जो होती है वो अपना जो पैकेजिंग है शोल्डर की और इस बोन की, दोनों के बीच में एक पैकिंग है, तभी आप पूरा वर्क कर पा रहे हो ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने कुछ काम किया और शोल्डर हमारा निकल के बाहर आ गया, ऐसा तो कभी नहीं होता। होल्ड करके रखता है हर एक मोमेंट में। तो जब स्ट्रोक होता है तो मसल्स में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से लूजनिंग हो जाती है शोल्डर की, और शोल्डर डिसलोकेट टाइप से हो जाता है। अब उस समय तो वो डिसलोकेट हो गया या फिर लूज़ हो गया, लेकिन लेटर स्टेज में जाके फ्रोज़न शोल्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते। तो ऑल ओवर है एक्सरसाइज। अब बात करें इसकी प्रोसेसिंग की, एक कई बार क्या होता है फॉल्टी टेक्निक, कोई भी फॉल्टी टेक्निक की वजह से ये कैसे हुआ कि फॉल्टी टेक्निक की वजह से जब आपकी बॉडी के मोशंस स्मूथ नहीं होते हैं जैसा कि नॉर्मली होते हैं, अपने मोशन सारे स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है, अगर वो नहीं होते तो उसमें होता है इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आई, उसके बाद में होती है उसमें थिकनिंग होती है, ठीक है। और फिर जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ रहते हैं, ऑब्वियसली हमारी बोन से डायरेक्ट तो अटैच नहीं होते ना, अंदर पैकेजिंग मटेरियल होता है, वरना ये हम इतने मूवमेंट कैसे कर पाते। हड्डियाँ तो खुद नहीं हिलती ना, उनको मसल्स, लिगामेंट्स और बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ रहते हैं जो कि मदद करते हैं पैकेजिंग में भी, स्मूथ मूवमेंट में भी, फ्रिक्शन नहीं होने देते यानी कि घर्षण नहीं होने देते हैं जब हम मूवमेंट करते हैं, तो उनकी हो जाती थिकनिंग। फिर लेटर स्टेज में हो जाता है फाइब्रस डिपोजिशन। अब फाइब्रस डिपोजिशन जब हो गया तो हार्डनिंग हो गई, ये पूरा यहाँ से ऐसे स्टीफ हो गया। अब स्टीफ हो गया तो हो जाता है रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, आप ऐसे कर रहे हो तो पूरा नहीं जा रहा, कई बार लोग बोलते इतना ही जा रहा है, कई बार जो सारी डायरेक्शन है उन सारी डायरेक्शन में थोड़े थोड़े मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में अगर इस पोजीशन में आप ज़्यादा टाइम वर्क करते हो तो अगेन ये पूरा एक साइकिल क्रिएट होता है, फिर से होगी इन्फ्लेमेशन, फिर से होगी थिकनिंग, ये पूरी प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अब इसकी होती है 3 स्टेजेस। तो सबसे पहले फ्रीजिंग स्टेज की बात करूँ तो ये होती है बहुत ज़्यादा पेनफुल, और इसमें नाइट पेन बहुत कॉमन होता है। नाइट पेन होगा पेशेंट को, पेशेंट बिल्कुल रात में सो नहीं पाएगा, उसको असहनीय दर्द होगा और लगेगा कि क्या हुआ, और सबसे बड़ी बात कि हिस्ट्री भी नहीं है कोई। अभी पूछेंगे कि आप गिरे थे, कोई आपको इंजरी हुई थी, नहीं, कुछ नहीं हुआ, अचानक ही हो गया। तो नॉन ट्रॉमेटिक होता है कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन ट्रॉमेटिक ही होता है। तो प्रीवियसली कभी आप गिरे होंगे या कभी कुछ उसका रीज़न रहा होगा, वो एक अलग टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है अपने आप में। तो ये रीज़न हो गया। अब उसके बाद में सेकेंड स्टेज की बात करें तो उसमें होने लग जाती है हल्की हल्की स्टीफनेस होने लग जाती है, ठीक है। और थर्ड स्टेज की बात करें तो वो रिकवरी स्टेज होती है ना, थॉनिंग स्टेज, जिसमें रिकवरी भी होने लग जाती है अपने आप। इसको बोलते हैं सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़, है ना। अपने आप ये रिकवरी भी देता है, बट अगेन एट द सेम टाइम आप कौन सी स्टेज में आपका डिसीज़ है, आप फर्स्ट में हैं, आप सेकंड में, आप थर्ड में, ये प्रॉपर असेसमेंट से ही पता चलेगा। और हर एक स्टेज के लिए अलग अलग एक्सरसाइज या मेडिकेशन या कौन सी पोजीशन आपको अपनी शोल्डर के लिए रखनी है, क्या क्या एक्टिविटी नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है, अपने आप रिकवरी पे जा रहा है, तो फिर हम एक्सरसाइज क्यों लें या फिर कोई और ट्रीटमेंट क्यों लें। तो अगर आप इसकी रिकवरी ऐसी स्पॉन्टेनियस होने देते तो कहीं बार रिकवरी तो हो जाती है, आपका दर्द चला गया, है ना, लेकिन आपका जो शोल्डर है वो जाम का जाम रहेगा, कंधा आपका जाम रह जाएगा, है ना। तो सेम टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि स्टेजेस वाइज हम लोग इसका ट्रीटमेंट लें, अदरवाइज इट विल लीड टू स्टीफनेस इन द शोल्डर। और देन फर्दर इट विल लीड टू क्या होगा, आपकी वॉशिंग एक्टिविटी, है ना, ग्रूमिंग एक्टिविटी, कई बार शर्ट पुट ऑन करना या ऑफ करना, या कई बार और छोटी मोटी एक्टिविटी लाइक कि अपनी शू की लेस बांधना नीचे झुक के, पीछे हाथ बिल्कुल करना या फिर टॉवलिंग करना पीछे, ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाती है और पेशेंट बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करता है। बिकॉज जो हमारा शोल्डर है वो हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट है, सबसे ज़्यादा मोबिलिटी की कैपेसिटी है इसके अंदर। और अब ये जब स्टीफ होता है तो बहुत सारे हमारे ऐसे काम होते हैं जो अटक जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को अपने आप में एक हैंडीकेप्ड वाली फील आने लग जाती है कि वो डिपेंडेंट हो चुके हैं, वो उनका काम खुद से नहीं कर सकते। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
इसका असेसमेंट कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको फ्रोज़न शोल्डर है या आपको कोई और प्रॉब्लम है या आपको एक नॉर्मल शोल्डर पेन है। तो इनके असेसमेंट कैसे होते हैं इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही में थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में बात करूँ। ठीक है, अब उसके बारे में मैं बात करूँ कि सर्वाइकल वाले टॉपिक में आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं एक्सरसाइज बता के वीडियो बनाऊँ। गाइस ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं मेरी पर्सनली अगर बात करूँ तो मैं फ़ोन पे भी कंसल्टेंसी देना प्रेफर तब तक नहीं करती जब तक मैंने उस पेशेंट को एक बार देखा नहीं है, उसकी रिपोर्ट्स नहीं देखी है, उसको अपने हाथों से उनकी मसल्स को या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको असेस नहीं किया है, तो मैं उसको एडवाइस नहीं करती। तो सेम चीज़ है सर्वाइकल में भी, अगर मैं अभी आपको एक्सरसाइज बता भी दूँ तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइज कितनी बार करनी है, आपका जो सर्वाइकल है स्पॉन्डाइलिसिस है वो कौन से स्टेज में है, ये आपको कैसे पता चलेगा, है ना। ये तो मैं देख के ही पता लगाऊंगी। और बहुत सारी चीज़ें एमआरआई से भी डिफ़र होती है। जब तक एक फिजियोथेरेपिस्ट उसको खुद के अपने हाथों से मैकेनिकल असेस नहीं करता है वो नहीं पता लगा पाता है और चीज़ें मिस हो जाती हैं। जब चीज़ें मिस हो जाती है तो आपकी जो रिकवरी वो और लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो ये तो नहीं है कि मैं इसमें एक्सरसाइज बताऊंगी, बट नो डाउट अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो आपको अपने ट्रीटमेंट के ऑप्शंस चुनने में और अपने बीमारी, अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे सेफ।